Welcome to my YouTube channel. Today I will discuss about the Sarvapali Radhakrishnan. Today, Teachers Day, in the occasion of, तो that's I will discuss Sarvapali Radhakrishnan. राधे कृष्णन जी का आज बर्थडे है, जयंती है उनका। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी को हुआ था। 17 अप्रैल 1975 की इनकी मृत्यु हुआ। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति ये रह चुके थे। और इनका जो कार्यकाल था 1952 से लेकर 1962 तक इनका कार्यकाल रहा। और द्वितीय राष्ट्रपति, ये दूसरे राष्ट्रपति थे। वे भारतीय संस्कृति के संवाहक, प्रख्यात शिक्षाविद, महान दार्शनिक और एक आस्थावान हिंदू विचारक थे। इन्हीं गुणों के कारण सन 1954 में यहाँ पर भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया था। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक बहुत ही सांस्कृतिक एवं संवाहक, प्रख्यात शिक्षाविद और महान दार्शनिक थे, फिलोसोफर थे। और वो एक साथ ही साथ एक आस्थावान हिंदू विचारक थे। तो इन्हीं गुणों के कारण भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया था। तो भारत रत्न होता क्या है? तो भारत रत्न एक प्रकार का नागरिक सम्मान है। यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है कि अगर कोई राष्ट्र सेवा के लिए अगर कोई कार्य करता है, इन सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और हमारा खेल शामिल है। इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी 1954 में हुआ था। तो इस सम्मान की जो स्थापना हुई 2 जनवरी 1954 में हुई थी। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई। अन्य अलंकारों के सम्मान, इस सम्मान के भी नाम के साथ पदवी के रूप में प्रयुक्त नहीं किया सकता। तो पदवी के साथ भारत रत्न का हम उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति रहे। तो भारत के शिक्षक दिवस के रूप में माना जाता है। इनका जो जन्म है 5 सितंबर को हुआ था। तो भारत में प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी रह चुके और दूसरे राष्ट्रपति रहे। इनका जन्म कहाँ हुआ और इनके परिवार के बारे में हम कुछ बातें जानेंगे। डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के चित्तूर जिले के तिरुतनी ग्राम एक तेलुगु भाषी ब्राह्मण परिवार में 5 सितंबर 1888 को हुआ था। राधाकृष्णन जी एक ब्राह्मण परिवार से थे, जिनका जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी को हुआ था। तिरुतनी ग्राम चेन्नई से लगभग 84 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और 1960 तक आंध्र प्रदेश में था। यहाँ इन बातों को समझते हैं कि तिरुतनी ग्राम चेन्नई से लगभग 84 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और 1960 तक आंध्र प्रदेश में था और वर्तमान में तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले में पड़ता है। उनका जन्म स्थान भी एक पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में विख्यात रहा है। उनका जन्म भी एक तीर्थ स्थल में हुआ था। राधा कृष्णन के पुरखे पहले कभी सर्वपल्ली नामक ग्राम में रहते थे। उनका सर्वपल्ली नाम क्यों पड़ा? सर्वपल्ली कहने का अर्थ है कि उनके जो पूर्वज थे वो सर्वपल्ली नामक गांव में रहते थे। 18वीं शताब्दी के मध्य में उन्होंने तिरुतनी ग्राम की ओर निष्क्रमण किया था। एक निर्धन किंतु विद्वान ब्राह्मण की संतान थे। वो निर्धन मतलब जिनके ये पुत्र थे वो बहुत ही गरीब ब्राह्मण थे, परंतु बहुत ही विद्वान थे। उनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरा उन पर बहुत बड़े परिवार के भरण पोषण के दायित्व था। वीरा स्वामी के 5 पुत्री तथा 1 पुत्र थे। राधा कृष्णन का स्थान इन संततियों में दूसरा था, मतलब वो अपने पिता के दूसरे संतान थे। उनके पिता काफी कठिनाई के साथ परिवार का निर्वहन करते रहे थे। इस कारण बालक राधा कृष्णन को बचपन में कोई विशेष सुख प्राप्त नहीं हुआ।
उनका विद्यार्थी जीवन के बारे में जानते हैं। राधा कृष्णन का बाल्यकाल तिरुतनी एवं तिरुपति जैसे धार्मिक स्थलों पर ही व्यतीत हुआ। उन्होंने प्रथम 8 वर्ष की तिरुतनी में ही गुजारे। अपना 8 वर्ष जो है उन्होंने तिरुतनी में गुजारे। यद्यपि उनके पिता पुराने विचारों के थे, उनमें धार्मिक भावनाएं भी थी। इसके बावजूद उन्होंने राधा कृष्णन को क्रिश्चियन मिशनरी संस्था लुथरन मिशन स्कूल तिरुपति में ही 1856 से 1900 के मध्य विद्या अध्ययन के लिए भेजा। फिर अगले 4 साल बाद 1900 से 1904 से उनकी शिक्षा वेलूर में हुई। इसके बाद उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास में शिक्षा प्राप्त की। वह बचपन से ही मेधावी थे, बहुत ही बुद्धिमान छात्र थे, बहुत ही तेज विद्यार्थी थे। इन 12 वर्षों के अध्ययन काल में राधा कृष्णन ने बाइबल के महत्वपूर्ण अंश भी याद कर लिए। इसके लिए उन्होंने विशिष्ट योग्यता का सम्मान प्रदान किया गया। इस उम्र में उन्होंने स्वामी विवेकानंद और अन्य महान विचारकों का अध्ययन किया। उन्होंने 1902 में मैट्रिक स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की और उन्हें छात्रवृत्ति भी प्राप्त हुई। इसके बाद 1905 में कला संकाय परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्पन्न हुआ। उन्होंने मनोविज्ञान, इतिहास, गणित विषय में विशेष योग्यता की टिप्पणी भी की, उच्च प्रांतकों के कारण मिली। इसके अलावा क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास ने उन्हें छात्रवृत्ति भी दी। दर्शन शास्त्र में एमए करने के बाद, फिलॉसफी में एमए करने के बाद पश्चात 1918 में मैसूर महाविद्यालय में दर्शन शास्त्र के सहायक भाषणों के माध्यम से विश्व को भारतीय दर्शन शास्त्र को परिचित कराया। सारे विश्व में उनके लेखों की प्रशंसा की गई। उनका दाम्पत्य जीवन कैसा था? तो चलिए जानते हैं कि उनका दाम्पत्य जीवन कैसा था। कहते हैं कि इसमें उस समय मद्रास के ब्राह्मण परिवारों में कम उम्र में ही विवाह संपन्न हो जाता था। उस समय के काल में जो ब्राह्मण परिवार में जो भी जन्म लेते थे उनका जो विवाह है वो बहुत ही कम उम्र में हो जाता था। तो राधा कृष्णन का भी उसके अपवाद नहीं रहे। 8 मई 1903 को 14 वर्ष की आयु में उनका विवाह शिवा कामू नामक कन्या के साथ संपन्न हुआ। उसमें उनकी पत्नी की आयु मात्र 10 वर्ष की थी। अतः 3 वर्ष बाद उनकी पत्नी ने उनके साथ रहना आरंभ किया। यद्यपि उनकी पत्नी शिवा कामू ने परंपरागत रूप से शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, लेकिन उनका तेलुगु भाषा पर अच्छा अधिकार था। वे अंग्रेजी भाषा में लिख पढ़ सकती थी। 1907 में उन्होंने कला स्नातक की उपाधि प्रथम श्रेणी में प्राप्त की और दर्शन शास्त्र में विशिष्ट योग्यता प्राप्त की। 1960 में राधा कृष्णन दंपति को संतान के रूप में पुत्री को प्राप्त हुई, जिनका नाम उन्होंने सुमित्रा रखा। शादी के 6 वर्ष बाद ही 1906 में उन्होंने कला में स्नातकोत्तर परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली। इनका विषय दर्शन शास्त्र ही रहा। उच्च अध्ययन के दौरान वो अपनी निजी आमदनी के लिए बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का भी काम करते रहे। 1908 में उन्होंने एमए की उपाधि प्राप्त करने के लिए एक शोध लेख भी लिखा। इस समय उनकी आयु मात्र 20 वर्ष की थी। इससे शास्त्रों के प्रति उनकी ज्ञान पिपासा बढ़ी। शीघ्र उन्होंने वेदों और उपनिषदों को भी गहन अध्ययन कर लिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने हिंदी और संस्कृत भाषा की रुचिपूर्वक अध्ययन किया। तो हिंदू शास्त्रों का गहरा अध्ययन, उन्होंने हिंदू शास्त्रों का गहरा अध्ययन किया। तो शिक्षा का प्रभाव जहाँ प्रत्येक व्यक्ति पर निश्चित रूप से पड़ता है, वहीं शैक्षिक संस्थान भी की गुणवत्ता भी अपना प्रभाव छोड़ती है। क्रिश्चियन संस्थाओं द्वारा उस समय पश्चिमी जीवन मूल्यों को विद्यार्थियों के भीतर काफ़ी गहराई तक स्थापित किया जाता है। यही कारण है कि क्रिश्चियन संख्याओं में अध्ययन करते हुए राधा कृष्णन के जीवन में उच्च गुण समाहित हो गए। लेकिन उनमें एक अन्य परिवर्तन भी आया जो क्रिश्चियन संस्थाओं के कारण ही थे। कुछ लोग हिंदुत्ववादी विचारों को हे दृष्टि से देखते थे, तुच्छ दृष्टि से देखते थे। उनकी आलोचना करते थे। उनकी आलोचना को डॉक्टर राधा कृष्णन ने चुनौती की तरह लिया और हिंदू शास्त्रों का गहरा अध्ययन करना आरंभ कर दिया। डॉक्टर राधा कृष्णन यह जानते थे कि वस्तुत किस संस्कृति के विचारों में चेतनता है, किस संस्कृति के विचारों में जड़ता है। तब स्वाभाविक अंतर प्रज्ञा द्वारा इस बात पर दृढ़ता से विश्वास करना आरंभ कर दिया
कि भारत के दूरस्थ स्थानों में रहने वाले गरीब तथा अनपढ़ व्यक्ति भी प्राचीन सत्य को जानते थे। इस कारण राधा कृष्णन ने तुलनात्मक रूप से जान लिया कि भारतीय अध्यात्म काफी समृद्ध है। क्रिश्चियन मिशनरियों द्वारा हिंदुत्व की आलोचनाएं निराधार है। इससे इन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि भारतीय संस्कृति धर्म, ज्ञान और सत्य पर आधारित है, जो प्राणी को जीवन का सच्चा संदेश देती है। भारतीय संस्कृति के बारे में हम जानते हैं कुछ इनके विषय में। डॉक्टर राधा कृष्णन ने भली भांति जान लिया था कि जीवन बहुत ही छोटा है, परंतु इसमें व्याप्त खुशियां अनिश्चित है। इस कारण व्यक्ति को सुख दुख में संभाव रहना चाहिए। अस्तुत मृत्यु एक अटल सच्चाई है, जो अमीर गरीब सभी को अपना ग्रास बनाती है, किसी प्रकार का वर्ग भेद नहीं करती। सच्चा ज्ञान वही है जो आपके अंदर के अज्ञान को समाप्त कर सकता है। सादगीपूर्ण संतोष वृत्ति का जीवन अमीरों के अहंकारी जीवन से बेहतर है, जिनमें असंतोष का निवास करता है। एक शांत मस्तिष्क बेहतर है तालियों की उन गड़गड़ाहटों से जो संसदों और दरबारों में सुनाई देती है। वस्तुत इसी कारण डॉक्टर राधाकृष्णन भारतीय संस्कृति के नैतिक मूल्यों को समझ पाने में सफल रहे, क्योंकि वे मिशनरियों द्वारा की गई आलोचनाओं को, सत्य को स्वयं परखना चाहते थे। इसलिए कहा गया है कि आलोचनाएं परिशुद्धि का कार्य करती है। सभी माताएं अपने बच्चों में उच्च संस्कार देखना चाहती है। इसी कारण वे बच्चों को ईश्वर पर विश्वास रखने, पाप से दूर रहने और मुसीबतों में फंसे लोगों की मदद करने का पाठ पढ़ाती है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने यह भी जाना कि भारतीय संस्कृति में सभी धर्मों का आदर करना सिखाया गया है और सभी धर्मों के लिए समता का भाव भी हिंदू संस्कृति की विशिष्ट पहचान है। इसी प्रकार उन्हें भारतीय संस्कृति की विशिष्ट पहचान को समझा और उसे काफ़ी नज़दीक हो गए। उनका जीवन दर्शन कैसा था? डॉक्टर राधाकृष्णन समूचे विश्व को एक विद्यालय मानते थे, पूरे विश्व को एक विद्यालय मानते थे। उनका मानना था कि शिक्षा के द्वारा ही मानव मस्तिष्क का सदुपयोग किया जा सकता है। अतः विश्व को एक ही इकाई मानकर शिक्षा को प्रबंधन करना चाहिए। ब्रिटेन के एडिनबरा विश्वविद्यालय में दिखे अपने भाषण में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था कि मानव को एक होना चाहिए। मानव इतिहास का संपूर्ण लक्ष्य मानव जाति की मुक्ति तभी संभव है जब देशों की नीतियों का आधार पूरे विश्व में शांति की स्थापना का प्रयत्न हो। डॉक्टर राधाकृष्णन की अपनी बुद्धि से परिपूर्ण व्याख्याओं, आनंददायी अभिव्यक्तियों और हल्की गुदगुदाने वाली कहानियों से छात्रों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। उच्च नैतिक मूल्यों को अपने आचरण में उतारने की प्रेरणा और अपने छात्रों को भी देते थे। वह जिस भी विषय को पढ़ाते थे पहले स्वयं उसका अध्ययन करते थे। दर्शन जैसे गंभीर विषय को भी वह अपनी शैली से सरल, रोचक और प्रिय बना देते थे। इसलिए उनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। अध्यवसायी जीवन, उनका अध्यवसायी जीवन कैसा था? क्या है अध्यवसायी जीवन? कहता 1919 में 21 वर्ष की उम्र में डॉक्टर राधाकृष्णन ने मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में कनिष्ठ व्याख्याता के तौर पर दर्शन शास्त्र पढ़ाना प्रारंभ किया। यह उनका परम सौभाग्य था कि उनकी अपनी प्रकृति के अनुकूल आजीविका प्राप्त हुई। यह उन्होंने 7 वर्ष तक केवल अध्यापन कार्य किया, अपितु स्वयं ही भारतीय दर्शन और भारतीय धर्म की गहराई से अध्ययन किया। उन दिनों व्याख्यात के लिए आवश्यक था कि अध्यापन हेतु शिक्षण का प्रशिक्षण भी प्राप्त करें। इसी कारण 1910 में राधाकृष्णन ने शिक्षण का प्रशिक्षण मद्रास में लेना आरंभ कर दिया। उसमें इनका वेतन मात्र 37 रुपया था। दर्शन शास्त्र विभाग के तत्कालीन प्रोफेसर राधाकृष्णन के दर्शन शास्त्र ज्ञान से अत्यंत अभिभूत हुए। उन्होंने दर्शन शास्त्र की कक्षाओं में अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान कर दी, लेकिन इसके बदले यह शर्त रखी कि उनके स्थान पर दर्शन शास्त्र की कक्षाओं में पढ़ा दे। तब राधाकृष्णन ने अपनी कक्षा साथियों को 13 ऐसे प्रभावशाली व्याख्यान दिए जिनसे वे शिक्षार्थी भी चकित रह गए। इसका कारण था कि उसकी विषय पर गहरी पकड़ थी, दर्शन शास्त्र के संबंध में दृष्टिकोण स्पष्ट था और व्याख्यान देते समय उन्होंने उपयुक्त शब्दों का चयन भी किया था। 1912 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मनोविज्ञान के आवश्यक तत्व शीर्षक से एक लघु पुस्तिका भी प्रकाशित हुई, जो कक्षा में दिए गए व्याख्यानों का संग्रह था।
इस पुस्तिका के द्वारा उनकी योग्यता प्रमाणित हुई। प्रत्येक पद की व्याख्या करने के लिए उनके पास शब्दों का अतुल भंडार तो था ही, उनकी स्मरण शक्ति भी अत्यंत विलक्षण थी। मानद उपाधियां, उनको किस प्रकार की उपाधियां मिली उनके जीवन में। जब डॉक्टर राधाकृष्णन यूरोप और अमेरिका प्रवास से पुनः भारत लौटे तो यहाँ के विभिन्न विश्वविद्यालयों ने उन्हें मानद उपाधियां प्रदान की, उनकी विद्वता का सम्मान किया। 1928 की शीत ऋतु में इनकी प्रथम मुलाकात पंडित जवाहरलाल नेहरू से हुई। वह कांग्रेस पार्टी के वार्षिक अधिवेशन में सम्मिलित होने के लिए कलकत्ता आए हुए थे। यद्यपि सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारतीय शैक्षिक सेवा के सदस्य होने के कारण किसी भी राजनीतिक संभाषण में हिस्सेदारी नहीं कर सकते थे, तथापि उन्होंने इस योजना की कोई परवाह नहीं कर भाषण दिया। 1929 में इन्होंने व्याख्यान देने हेतु मानचेस्टर विश्वविद्यालय द्वारा आमंत्रित किया गया। इनके मानचेस्टर में लंदन में कई व्याख्यान दिए। इनकी शिक्षा संबंधी उपलब्धियों के बारे में निम्नवत सांस्थानिक सेवा कार्यों को देखा जा सकता है। सन 1931 से 36 तक आंध्र विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में 1936 से 1952 तक प्रधानाध्यापक रहे। कलकत्ता विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले कलकत्ता विश्वविद्यालय का चित्र है। आने वाले जॉर्ज पंचम कॉलेज के प्रोफेसर के रूप में 1937 से लेकर 1941 तक कार्य किया। सन 1939 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चांसलर रहे। 1953 से 1962 तक दिल्ली विश्वविद्यालय के चांसलर रहे। यूनेस्को भारतीय प्रतिनिधि के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। राजनीतिक व्यक्ति थे। राजनीतिक जीवन, इनका राजनीतिक जीवन में भी योगदान रहा। तो राजनीतिक सर्वपल्ली राधाकृष्णन की यह प्रतिभा थी कि स्वतंत्रता के बाद उन्हें संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य बनाया गया है। वे 1947 में 1949 तक इसके सदस्य रहे। इसी समय वे कई विश्वविद्यालयों के चेयरमैन भी नियुक्त किए गए। अखिल भारतीय कांग्रेस जन यह चाहते थे कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन गैर राजनीतिक व्यक्ति होते हुए भी संविधान सभा के सदस्य बनाए जाए। जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि राधाकृष्णन के संभाषण एवं वक्तृत्व प्रतिभा का उपयोग 14-15 अगस्त 1947 को रात्रि को समय किया जाए, जब संविधान सभा के ऐतिहासिक सत्र आयोजित हो। राधाकृष्णन को निर्देश दिया गया कि वो अपना संबोधन रात्रि के ठीक 12 बजे समाप्त करें, क्योंकि उसके पश्चात नेहरू जी के नेतृत्व में संवैधानिक संसद द्वारा शपथ ली जानी थी। इनका राजनीतिक कार्य क्या रहा? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने ऐसा ही किया। ठीक रात्रि 12 बजे संबोधन को विराम दिया। पंडित नेहरू और राधाकृष्णन ने अलावा किसी अन्य को इसकी जानकारी नहीं थी। आज़ादी के बाद उनसे आग्रह किया गया कि वह मातृभूमि की सेवा के लिए विशिष्ट राजदूत के रूप में सोवियत संघ के साथ राजनीतिक कार्यों की पूर्ति करें। इस प्रकार विजय लक्ष्मी को इन्हें नया उत्तराधिकारी चुना गया। पंडित नेहरू के इस चयन पर कई व्यक्तियों ने आश्चर्य व्यक्त किया। एक दर्शन शास्त्री को राजनीतिक सेवाओं के लिए क्यों चुना गया है? उन्हें यह संदेह था कि डॉक्टर राधाकृष्णन की योग्यताएं सौंपी गई जिम्मेदारी के अनुकूल नहीं है। लेकिन बाद में सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने यह साबित कर दिया कि मॉस्को में नियुक्ति भारतीय राजनीति में सबसे बेहतर थे। वे एक गैर परंपरावादी राजनयिक थे, तभी वे नियमों के दायरे में नहीं बंधे। पर्याप्त समय में संपन्न हो जाता था। कक्षा में 20 मिनट की देरी से आते थे, 10 मिनट पूर्व ही चले जाते थे। इनका कहना था कि कक्षा में इन्हें जो व्याख्यान देना होता था वह 20 मिनट के पर्याप्त समय में संपन्न हो जाता था। इसके उपरांत यह विद्यार्थियों की प्रिय एवं आदरणीय शिक्षक बने रहे। उपराष्ट्रपति 1952 में सोवियत संघ के आने के बाद डॉक्टर राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति निर्वाचित किए गए। संविधान के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का नया पद सृजित किया गया। नेहरू जी ने इस पद के हेतु राधाकृष्णन का चयन करके पुनः लोगों को चौंका दिया। उन्हें आश्चर्य था कि इस पद के लिए कांग्रेस पार्टी के किसी राजनीतिज्ञ का चुनाव क्यों नहीं किया गया है। उपराष्ट्रपति के रूप में राधाकृष्णन ने राज्यसभा में अध्यक्ष का पदभार भी संभाला। सन 1952 में भारत के उपराष्ट्रपति बनाए गए। बाद में पंडित नेहरू का यह जन्म सार्थक सिद्ध हुआ, क्योंकि राष्ट्रपति के रूप में एक गैर राजनीतिक व्यक्ति ने सभी राजनीतिज्ञों को प्रभावित किया।
संसद के सभी सदस्यों ने उनके कार्य व्यवहार के लिए काफी सराहा। इनकी सदस्यता, दृढ़ता और विनोदी स्वभाव को लेकर आज भी याद करते हैं। शिक्षक दिवस हमारे देश के द्वितीय किंतु आदित्य राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म 5 सितंबर को प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन समस्त देश में भारत सरकार द्वारा श्रेष्ठ शिक्षकों को पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है। भारत रत्न उन्होंने 1931 में ब्रिटिश साम्राज्य सर की उपाधि प्रदान की गई थी, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात औचित्य डॉक्टर राधाकृष्णन के लिए गए समाप्त हो चुका था। जब वे उपराष्ट्रपति बन गए तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने 1954 में उनकी महान दार्शनिक और शैक्षिक उपलब्धियों के लिए देश का सर्वोच्च अलंकार भारत रत्न प्रदान किया। तो इनके संदर्भ में इतनी सारी बातें थी। हैप्पी टीचर्स डे।